स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे क्वालिफाई और टीईटी एग्ज़ाम। हमारे क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। बीच में कल एक अलग टॉपिक आया था जिसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ करे गए हैं जो सारे क्वेश्चंस में पीछे जो डिस्कस्ड हुए हैं उनको डिस्कस करा था। तो आज कोशिश करूँगा ये आखिरी वीडियो बन के इसमें ज़्यादातर सारा टॉपिक कवर हो जाए हमारा। डिसेबल्ड आपका गिफ्टेड टैलेंटेड इन बच्चों का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। थोड़ा जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ के चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टूडेंट है 5th ग्रेड का जिसको विजुअल डेफिशिएंसी मतलब जिसको देखने में दिक्कत है, उसका क्या है? एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, उससे एक्सक्यूज कर देंगे कि भाई कोई आप अपना ऐसा काम कर लो जो आपके लेवल का हो। दूसरा, हेल्प बाय हायर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स और पेरेंट्स के चलते हायर रूटीन वर्क करवाएंगे उन्हें और उनका काम करवाएंगे। ट्रीट नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, मतलब जिनको विजुअल डिफिशिएंसी है, जिनको देखने में थोड़ी दिक्कत है, तो उन्हें ऑडियो सीडीज के थ्रू दिखाएंगे। क्लास में एक ऐसी जगह उन्हें देंगे जो हम डिस्कस भी करें इससे पहले, जहाँ से उन्हें अगर थोड़ी विजुअली वीक है उनकी आँखें तो उन्हें अच्छे से दिखे। अगर उतना भी नहीं हो रहा तो उन्हें थ्रू ऑडियो सीडीज़ के थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी पढ़ाई चालू कराई जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में क्या गया है। इंट्रोवर्ट इन नेचर, नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स। भाई इंट्रोवर्ट तो होते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, इसको डिस्कस भी करा था कि गिफ्टेड बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े होते हैं, बिल्कुल ही ऐसे नहीं कि किसी से दोस्ती यारी नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा। नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, अपनी नीड्स के बारे में इतना नहीं सोचते। फोर्थ देखें, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि गिफ्टेड टैलेंटेड या क्रिएटिव कितना ही बच्चा हो, टीचर की हेल्प कहीं ना कहीं बच्चे को पड़ी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, अपने जो फैसले हैं उनमें इंडिपेंडेंट रहेंगे। भाई जो मैं कर रहा हूँ मैं उस पर इंडिपेंडेंट हूँ अपने काम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, इसमें वही डिसेबिलिटीज़ के बारे में हो रही है। ऑर्थोपेडिक होते हैं जिनको हाथ पैर या हड्डियों में जिनको दिक्कत है, तो उसका सीधा सीधा होगा आपका डिस्ग्राफिया, क्योंकि डिस्कैलकुला आपका मैथमेटिक्स के लिए, डिसलेक्सिया आपका रीडिंग लर्निंग का हो गया। तो इसका आंसर रहेगा नंबर 3, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल शुड केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर हमें करना चाहिए स्कूल में, क्यों? मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट फील एक्सक्लूसिव, एक बच्चे को एक्सक्लूसिव बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए। नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के जो बीच में जो गैप है किसी भी वजह से, उसको कम करने के लिए। इवन आउट एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न, ये इसका ऑपरेशन रहेगा ऑप्शन के समझें कि स्टूडेंट क्यों समझ पा रहे हैं और क्यों नहीं समझ पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं। ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस आपका, अगर आप केटर कर रहे हैं स्कूल को। ये डिस्कस हो चुका है कि साउंड TH PH CHR ये फोनेम्स हैं, पिछले या वीडियो में इसके बारे में सारा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक PT टीचर है वांट हर स्टूडेंट्स इंप्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट। एक PT टीचर है, वो चाह रहा है कि उसके जो स्टूडेंट है वो अपनी फील्डिंग इंप्रूव करें, किसमें? क्रिकेट में। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी बेस्ट हेल्प हिज स्टूडेंट अचीव द गोल, क्या स्ट्रेटजी सही रहेगी सबसे बच्चों को प्रैक्टिस करने थे फील्ड में? नंबर 1, टेल स्टूडेंट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर देम टू लर्न टू फील्ड। थर्ड है, एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस।
डेमोन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व। सबसे अच्छा ये रहता है कि बच्चों को खुद करके देखने दीजिए, जितना वो खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी। तो आंसर रहेगा इसका ए, ये स्टूडेंट्स आर लॉट प्रैक्टिस इन फील्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे हम एन इंक्लूसिव स्कूल। एक इंक्लूसिव स्कूल के बारे में है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कही गई थी। तो उसका स्कूल क्या 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 है? डिसाइड लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी। बच्चों की लर्निंग नीड्स उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से वो डिसाइड करता है। इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। मतलब जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव स्कूल रहते हैं, उनका यही एक मकसद रहता है कि जितने भी लर्निंग आउटकम आ रहा है बच्चे का वो इम्प्रूव हो जाए और उनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी इसके साथ साथ इम्प्रूव करती जाए। तो आंसर है इसका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे बाय विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद इन द नर्सरी। नर्सरी क्लास में बच्चे आए, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी थीम क्या रहेगी उनसे बात करने में कि आप माय फैमिली से थीम से शुरू करें, जिसमें बच्चा अपने और अपने परिवार के बारे में बात करे। माय बेस्ट फ्रेंड, माय नेबरहुड, माय स्कूल, ये सब चीज़ें बाद में जुड़ती हैं। सबसे पहले फैमिली के बारे में बच्चा बात करता है। ये क्वेश्चन है द अप स्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द सोशलिस्ट एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कूलिस्ट एरियाज कैन बी जस्टिफाइड एज इट केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब ये एक इंडिविजुअल डिफरेंस केटर करता है। इट इंश्योर यूनिवर्सल अटेंशन, इट डेवलप्स रिस्पेक्ट ऑफ द मैन। नहीं, इसका नहीं होगा, इट इज केटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट देखेंगे the following three aspects of intelligence are dealt by Sternberg ट्रैकिक थ्योरी एक्सेप्ट। स्टर्नबर्ग ट्रैकिक थ्योरी थी, उसमें इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट्स डील करे गए थे और बताया गया था उनके बारे में। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के वो है सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी थी। बाकी एक्सपेरिमेंट, कॉम्पोनेंशियल और कॉन्टेक्चुअल, इन सब के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अ टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक टीचर ये कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग फन बच्चों को दे इन सब एक्टिविटीज़ को करते हुए, सिर्फ किसको छोड़ के? प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल। ओपन एंडेड मटेरियल ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन में कितनी भी आप फाइंडिंग्स कर सकते हो और उससे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। थर्ड है गिविंग टाइम टू फ्री प्ले। फ्री प्ले दीजिए बच्चे को, जिसमें आराम से वो सोचे समझे, अपना मोमेंट्स एंजॉय कर पाए। अगर खेलना चाहते तो खेलें। प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब क्रिएटिव थिंकिंग के लिए उन्होंने टाइम दीजिए कि भाई तुम टाइम लो, कुछ क्रिएटिव सोचो, कुछ अच्छा सोचो। देखिए सब चीज़ सीख है, बस ऊपर वाले को छोड़ के। उसमें है एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देमसेल्फ। पहले से परफेक्शन सोच लेना बच्चों के द्वारा जब वो कुछ कर रहे हैं अपने आप, इसको छोड़ के बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्विंग फन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज। ये डिस्कस हो चुका था, इसका फोनीम है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। गिफ्टेडनेस बच्चे में क्यों हो सकती है? इज ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक मेकअप, एनवायरमेंटल मोटिवेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। जेनेटिक स्टेटस बच्चे का और एनवायरमेंटल मोटिवेशन, मतलब जेनेटिक्स, उसके जीन स्ट्रक्चर जो कि उसे हमारे मम्मी पापा से और प्रीवियस जनरेशन से मिला है, ये ही कुछ एक होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो बात की बात है, जब आगे आगे कुछ कुछ कई चीज़ें सीखेगा, बड़ा होगा धीरे धीरे उस दौरान। पर जो इनबिल्ट उसके अंदर फैक्टर है वो जेनेटिक फैक्टर है उसके, और एनवायरमेंटल मोटिवेशन है, मतलब जहाँ रहता है वहाँ उससे जो मोटिवेशन मिल रही है। तो आंसर नंबर 4 होगा, 2 और 3 ऑप्शन।
नेक्स्ट देखेंगे इसमें going from the highest need of self actualization down the need is high in the hierarchy are सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डिस्कस हो चुका था पुराने वीडियो में, आप देख सकते हैं। सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड, बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, सेफ्टी नीड, एस्टिमेट नीड, एस्टीम नीड्स, बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स, सेफ्टी नीड एंड साइकोलॉजिकल। नंबर 3 इसका ऑप्शन होगा। सेल्फ एस्टीम, बिलोंगिंगनेस किसी की तरफ एंड लव नीड्स, सेफ्टी नीड्स बाद में, किसी के प्रति प्यार, फिर उसकी सेफ्टी और फिर उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स जो है, ये सारी चीज़ें के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। आगे चलेंगे। थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है, कुछ एक चीज छूटेगी, आप सोचेगा मत, हर चीज डिस्कस होगी बाद में। What kind of support can a school provide to address the individual difference in student? मतलब क्या स्कूल क्या प्रोवाइड करा सकता है, किस तरह की सपोर्ट जो इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चे में आ रहा है उसको देखने के लिए। फॉलो सम लेवल ऑफ कुरिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, सेम लेवल ऑफ कुरिकुलम, हर बच्चे के लिए सेम लेवल ऑफ कुरिकुलम कर दो। फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड कुरिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट, apply every possible measure to remove the individual difference in student, refer slow learner to special school। सबसे अच्छा रहेगा आपका चाइल्ड सेंटर कुरिकुलम होना चाहिए, बच्चा अपने हिसाब से देख ले कि वो कहाँ क्या कर सकता है, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में जो अच्छा हो स्पोर्ट्स में कर जाए अच्छा कमाल। एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कई सारे मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दी जाए। फर्स्ट नहीं हो सकता, एक ही कुरिकुलम सब बच्चों के लिए नहीं हो सकता, कई बच्चे किस फील्ड में अच्छे होते किस फील्ड में अच्छे नहीं होते, तो चाइल्ड सेंटर्ड कुरिकुलम होना चाहिए। जो नई शिक्षा नीति के थ्रू बड़ी अच्छी चीज़ आ गई है कि अब वो नहीं रहा कि आपको PCM ही चुनना है 11th में, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री चुन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस चुन सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से बच्चे के हिसाब से कुरिकुलम होना चाहिए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात कर रही हैं कि कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर, कैन बी गुड मॉडल फॉर अदर स्टूडेंट्स। गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं है सारे के सारे उन्हें स्कूल के द्वारा ही मिले, उनके अपने कोलीग, उनके पीयर मेंबर, प्यूपल, टीचर, उनके पेरेंट्स या गार्जियन जो भी हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करें। सिर्फ ये ना सोचें कि बच्चा स्कूल के थ्रू सब कुछ कर लेगा, ऐसे कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मोटिव्स सच एज द नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर आर मेजर्ड बाय, कैसे सोशल मोटिव जो होते हैं अचीवमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, पावर कैसे मेज़र करेंगे, प्रोजेक्टिव टेस्ट करे जाए, कंडक्ट कराया जाए, ये भी हैं। इन्फ्लुएंस मेड बाय कल्चर बिहेवियर इन सर्टेन सिचुएशन डिज़ाइन टू ब्रिंग आउट द एक्सपेंशन ऑफ देयर मोटिव्स, पेंसिल एंड पेपर क्वेश्चनरी, सारे के सारे ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सोशल मोटिव्स और नीड फॉर अचीवमेंट और पावर को मेजर करने में बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिचुएशन इन विच द पर्सन इज अट्रैक्ट टुवर्ड टू इनकम्पैटिबल पॉजिटिव गोल्स एट द सेम टाइम इज नोन एज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दो एक सी अप्रोच उसको दिखने लगती हैं और उन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हो पाएगा क्योंकि कहीं वो सोचेगा किसी चीज़ को हटाएगा, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने की चीज़ें ख़त्म है। जब दोनों ही चीज़ एक जैसी समझ आने लगेंगी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो सकता है, क्योंकि वो दोनों को एक जैसे इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करेगा पर ऐसा हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, सोशल मोटिव्स कैन बी assessed by creating situation in which a person action reveal in his or her dominant motive or reveal whether these motives have changed the strength. This technique is
ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्चुअल बिहेवियर, किसी भी पर्सन के एक्चुअल बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही आप सोशल मोटिव्स को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं जिसमें पर्सन एक्शंस रिवेल हिज और हर डोमिनेटर मोटिव, उसका जो मोटिव है वो बता पाए। नेक्स्ट देखते हैं, द लीडर who follow complete freedom in discussion making and does not participate in group activities, डेमोक्रेटिक नहीं होगा, ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, उसका होगा लजीज फेयर। ये क्या है, ये भी डिस्कस हो चुका है पहले। बिहेवियर कैरिड आउट द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अनदर पर्सन इज कॉल्ड, ऐसा बिहेवियर जिसके चलते ऐसी इंटेंशन आने लगती है या ऐसी धारणा आती लगती है कि दूसरे को हार्म करो, वो एग्रेशन है, स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस में पढ़ने पे आप ऐसा सोच सकते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा ये हो जाए कि जो आपने जितने समय में सोचा उतना ना आ पाया, या स्ट्रेस के चले आप अच्छा काम भी कर दें। एंग्जाइटी एक तरह की घबराहट ही है, टेंशन एंग्जाइटी ये नहीं है, सिर्फ एग्रेशन, जिससे आप दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाने की सोचेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द सोशल मोटिव्स आर जनरल persistence characteristics of person and since they are learned motive states their strengths। सोशल मोटिव्स जनरल रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्ट्रेंथ करते हैं। वेरीज विद बायोलॉजिकल नीड्स, वेरीज विद सोशल नीड्स, डज नॉट डिफर ग्रेटली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम, यही बात है, हर पर्सन के मोटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स और मोटिव स्टेट और जो स्ट्रेंथ है वो इन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हर किसी एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे से अलग होता है। और वही इसका आंसर भी बताता है, ऑप्शन नंबर 4। एल्डेफर्ड थ्योरी है कैरेक्टराइज नीड इनटू 3 कैटेगरी, ज़रूरत को उन्होंने 3 कैटेगरी में बताया है। उन सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट है ग्रोथ, रिलेटेडनेस, एग्जिस्टेंस, अपना एग्जिस्टेंस जो नीड है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, इंस्टिंक्ट थ्योरी इज अ theory of motivation suggesting that many forms of behavior stem from instincts and or tendencies. A theory of emotion by which says most of the emotion are instinctive in nature. A theory of intelligence by which says that most of the intelligence behavior are generally या genetically determined. A theory of personality profound by Freud. इंस्टिंक्ट थ्योरी फ्रूड द्वारा दी गई थी, तो उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सजेस्ट दैट मेनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर स्टेम फ्रॉम इनेटिगर्स और टेंडेंसी, कई सारी जो बिहेवियर्स के फॉर्म आती हैं तो कई तरह की टेंडेंसीज फॉर्म करती हैं, और यही इसका आंसर भी है। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, खुद से लर्निंग करने का और उसको मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या रहेगा ऐसा करने के लिए? टास्क मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर मेथड। खुद की इफेक्टिवनेस या खुद को एनकरेज करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा ऑब्जर्वेशन। जितना हम सोचेंगे, जितना हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में फाइंडिंग्स निकालेंगे सोच के, वो ही हमारा हेल्प करेगा सेल्फ एनकरेजिंग करने के लिए जब पढ़ते समय। तो आंसर आएगा ऑब्जर्वेशन मेथड। अगला देखेंगे, आउटस्टैंडिंग एथलेटिक्स या एथलीट्स जो है यूजुअली पोजेस सर्टेन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई जो बहुत अच्छे एथलीट है, जैसे उसेन बोल्ट हो गया आपके रनिंग में, विराट कोहली क्रिकेट में, टाइगर वुड्स हो गया आपका गोल्फ में, तो उन सब में क्या होता है उनकी कुछ सर्टेन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे न्यूरोटिक या मेंटल है,
सबमिसिवनेस और एम्बिवलेंस या एग्रेसिवनेस। ऐसा हो सकता है अपने गेम के चलते उनमें थोड़ी एग्रेसिवनेस आ जाए, दिमागी बाकी सबमिसिवनेस या ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, एग्रेसिवनेस करेक्टरिस्टिक हो सकता है। एक आउटस्टैंडिंग एथलीट की बात जहाँ हो रही है, द फंक्शनल डिवीजन कहते हैं ना कि विराट कोहली गाली दे रहे हैं ग्राउंड पे, तो वो एग्रेसिवनेस है उस समय उनके स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से। द फंक्शनल डिवीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर सोमैटिक सेंसरी, जहाँ आपकी स्पाइनल कॉर्ड की बात होती है वहाँ पे सोमैटिक सेंसरी आता है, सोमैटिक मोटर बात नहीं होगी, विस्केरल मोटर की बात भी नहीं होगी यहाँ पे। अगला देखेंगे, वायलेंस एसोसिएटेड विद कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इज मेनली ड्यू टू, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के चलते जो वायलेंस आपकी एसोसिएट हो जाती है। वेरी नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, social tension within the society, backward social backwardness identified of spectators with terms on racial, religious or national considerations। नहीं, बस इसका नंबर 1 ही ठीक रहेगा। जो violence associated with competitive sports is mainly due to, वायलेंस जो थोड़ा सा हम गेम खेलते हैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, वो किस वजह से हो जाती है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के नेचर की वजह से। वही ना चाहते भी आदमी थोड़े से अपनी वॉयलेंस लेवल बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बॉक्सिंग के चलते, टाइकवांडो, एमएमए, कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, अब तो क्रिकेट में भी ऐसे हैं कि वहाँ पे वॉयलेंस आप देख सकते हैं। साइकोलॉजी इज थॉट टू द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बिकॉज साइकोलॉजी का पढ़ाना बच्चे को जो फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट लेके कर रहे हैं उनको ज़रूरी है। क्यों? इट इज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर, it helps in learning, it motivates athletes, it enhance performance। तो इसका रहेगा नंबर 1, इट इज रिलेटेड टू बिहेवियर। देखिए साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो होता है वो एक स्पोर्ट्समैन में बहुत ज़रूरी है, सिचुएशन के हिसाब से और टेंशन के चलते या किसी दबाव के चलते उसको अपना बिहेवियर चेंज एकदम से नहीं करना चाहिए, यही साइकोलॉजी सिखाती भी है। इस हिसाब से ये फिजिकल एजुकेशन में भी ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी, एंजाइटी घबराहट, सैडनेस दुख एंड बिल्ट एबिलिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन। बोर्गीज, यही इसका आंसर है। एक्सट्रोवर्जन नहीं है, ओपननेस नहीं है, एग्रीबलनेस नहीं है। खुलापन, किसी चीज़ पे एग्री हो जाना, एक्सट्रोवर्जन ये नहीं है। बोर्गियोसिस है इसका आंसर, याद रखिएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो गई है, एंजाइटी की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है, ये सब बिल्ड एबिलिटी हैं और एट्रीब्यूट करती हैं पर्सनल डायमेंशन को बोर्गियोसिस में। इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नॉर्म इज डिफाइंड एज रिकॉर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, यूनिक परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नॉर्म जो है वो एवरेज परफॉर्मेंस किसी भी टीम की उसको डिफाइन करती है, ना कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस को, ना यूनिक परफॉर्मेंस किसी टीम की, ना किसी टीम के रिकॉर्ड। द रेट ऑफ प्रोग्रेसिव इन लर्निंग स्लो डाउन एंड रीचेज टू लिमिट बियॉन्ड विद फर्दर इम्प्रूवमेंट सीम्स इम्पॉसिबल, इट इज़ नोन एज। भाई जो रेट ऑफ प्रोग्रेसिवनेस है, मतलब बच्चा जल्दी जल्दी जो सीखता जा रहा था चीज़ें वो रुक रहा है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है और एक ऐसी लिमिट पे आ गया है कि अब उसके वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो ये क्या है, ये प्लेटिव लर्निंग को बताता है, बोर्डम को नहीं है, क्योंकि भाई उसने पढ़ाई भी करी है, उसने काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं। अब एक ऐसी स्टेज आ चुकी है जहाँ उसका नाम मन कर रहा है और उसकी अब लर्निंग स्लो हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो उसे प्लेटिव लर्निंग भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वायलेंस एसोसिएटेड विद द कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स इज मेनली ड्यू टू the very nature of the competitive sport, the social tension within the society, the social backwardness, identify of the spectators with teams on racial, religious और national consideration। स्पेक्टेटर्स के चलते
टीम्स ऑन रीजनल रिलीजियस और नेशनल कंसिडरेशन। इसी के चलते कॉम्पिटिटिव जो स्पोर्ट है वहाँ पे वायलेंस एसोसिएटेडनेस देख सकते हैं। प्रोक्सिमो डिस्टल ग्रोथ, ये मैं कल आपको बता चुका हूँ क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड से आउटवर्ड की तरफ से जो ग्रोथ होती है, जो कोर से या स्पाइनल कॉर्ड से आउटवर्ड पूरी बॉडी में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसे हम प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट देंगे सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल ये होता है सर से लेके पैर तक की जो डेवलपमेंट है, सर से लेके पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होती आ रही है उसे हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल ग्रोथ। ये बिल्कुल अलग है प्रोक्सिमो, क्योंकि वो आपकी कोर पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड से आउटवर्ड मतलब आपके हाथ पैर की तरफ जाती है, और सेफेडल आपके सर से लेके आपके पैरों की तरफ आती है। ये दोनों टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं पिछली वीडियो में। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डिजायरेबल चैनल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द रिलीज ऑफ इमोशनल एनर्जी। ना ही सब्लिमेशन, रिप्रेशन, ना ही इनिवेशन, इसका आपका कैथेरिसिस, ये सब डिस्कस हो चुका है अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे एक एक टॉपिक के। इसलिए कहता हूँ पुरानी वीडियोस देख लिया कीजिए, थोड़े से आपकी हेल्प हो जाएगी। डिक्रीज परफॉर्मेंस in the beginning but gradual improvement is indicated by concave graph। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे की जो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस जो डिक्रीज हो रही है वो हमेशा कॉनकेव जो ग्राफ होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। वो बताता है कैसे 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 गिरती गई, किससे सबसे अच्छी थी एक टाइम पे, फिर धीरे 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 और गिरती गई, और एक सर्टेन स्टेज पे जाके फिर उसने इंक्रीज होना शुरू करा। वही लिखा भी है डिक्रीज परफॉर्मेंस इन द बिगिनिंग बट ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इज इंडिकेटेड बाय कॉनकेव। अगर इंक्रीज परफॉर्मेंस की बात होती तो हम कॉन्वेक्स ग्राफ करते हैं, उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं आपका फ्रस्ट्रेशन का कॉज क्या है स्पोर्ट्समैन के अंदर। रिजल्ट ऑफ गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस से उससे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा नहीं, नॉर्मली ड्यू टू मिस मैच लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। भाई जो उसने सोचा था जिस हिसाब से सोच के आता जब तो वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता, मिस मैच करता उस लेवल को, तभी उसे फ्रस्ट्रेशन का होता है। नेचुरल आउटकम ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स रिजल्ट ऑफ ऑन परफॉर्मेंस, ये सब नहीं है, मिस मैच लेवल और एस्पिरेशन के चलते ही उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। What type of motivation is not applicable to young children? इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही है जो नए बच्चों को एप्लीकेबल नहीं है, जो नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या है ये सब डिस्कस हो चुका है पुरानी वीडियो में। इंक्रीज परफॉर्मेंस इन द बिगिनिंग बट ग्रेजुअल डिक्लाइन, देखिए मैंने पहले डिस्कस करा था, आपको बताया था कि कॉनकेव ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, कॉन्वेक्स नीचे से ऊपर जाएगा। इंक्रीज परफॉर्मेंस पर आगे जाके डिक्लाइन होने रहेगी, वो आपका दिखाएगा कॉन्वेक्स ग्राफ। कंकरेंट फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर, कुछ काम चलते के चलते उन्हें फीडबैक दिया जा रहा है, उसको कहते हैं कॉन्करेंट फीडबैक। आफ्टर द एक्टिविटी नहीं देना जाएगा, वो ड्यूरिंग द एक्टिविटी बताया जाएगा उसे कि जब वो कोई भी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स कर रहा होगा तभी के तभी उसे फीडबैक मिलता रहेगा उसके कोच या जो भी उन्हें ट्रेन कर रहे हैं उनके द्वारा, ना ही उससे पहले ना ही उसके बाद। देखेंगे एनी रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन विल other things being equal be more strongly connected with the situation in proportion to the number of the times it has been connected with and situated and to average vigor and duration for the connection the proceeding जो है इसे क्या कोट कर रही है, ये थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है उसे ही बता रही है, जो सारा इसमें बताया गया है कि ऐसी जो सिचुएशन है
जिसमें आदमी स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता है किसी भी सिचुएशन में, किसी प्रपोर्शन में, कई बार, नंबर ऑफ टाइम। ये आपका थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इसमें एक्सरसाइज में ही आता है। अब आपका यहाँ बात करी गई है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्या है? एक तरीके असेसमेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है वीडियो में। समेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसी तरह के असेसमेंट टेस्ट है, जिसमें क्या करते हैं कि पिक्चर कार्ड की तरह कोई भी स्टोरी बच्चों को शो करते हैं, दिखाते हैं, फिर उनका परसेप्शन लिया जाता है उन बच्चों का कि उन्हें कैसा महसूस हुआ उस काम को या उसको देख के। साइकोलॉजिकल टेस्ट विच मेजर एग्रेशन, नहीं, गुस्से से लेना कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट विच मेजर इमोशनल वेरिएबल, ये भी नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट विच मेजर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वेरिएबल्स, ये भी नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल टेंस इन सेवरल डिफरेंट मोटिव्स, अलग अलग मोटिव्स हैं और उसमें किसी भी चीज़ को देख के उसमें क्या क्या साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हमने करा था, क्या इंडिविजुअल डिफरेंस के थ्रू हमें पता चला है बच्चों में, वो ही आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका देख पूछेगा आपको टॉपिक कैसे लग रहे हैं, जो आपको ऐसा लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो सब चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। आप वीडियो देखते हैं, चीज़ मैं तो छोटी छोटी टर्म भी नहीं छोड़ूंगा, आप मानिए। धीरे धीरे चल रहा है। ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी इस वजह से हो रही है, आज ये पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो हमने डिस्कस करा है इतना सारा, इसका आपका ये ज़रूरी भी था, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हमारा ये सारा टॉपिक था, ये ज़रूरी था कि कैसे बच्चों के बारे में जितना भी हमने डिस्कस करा उसके बारे में। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने। ये हाँ, व्हाट लेवल ऑफ स्ट्रेस में एनहांस परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट, क्या स्ट्रेस का कौन सा लेवल एनहांस कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट? हाइटेंड स्ट्रेस लेवल नहीं, क्योंकि इससे तो बहुत परफॉर्मेंस भी गिर जाएगी। मॉडरेट भी नहीं, ऑप्टिमल, ना कम ना ज़्यादा लेवल, जितना इसका आपका रहेगा स्ट्रेस का, उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करेगा। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग कौन कौन से? साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, मोटिवेशन। यही है आपकी सोच, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंट आपका वातावरण, और साइकोलॉजिकल मोटिवेशन आपकी सोच, जिससे आपको मोटिवेट होते हैं, वही आपके फैक्टर हैं जो लर्निंग को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेटिव पॉइंट इन अ लर्निंग कर्व इज द पॉइंट। प्लेटिव पॉइंट वो है जो मैंने डिस्कस भी हो गया प्लेटिव पॉइंट पे। साइकोलॉजिकल लिमिट ऑफ द कैपेबिलिटी हैज बीन Psychological limit of the capability has been reached. Incapability occurring and performance will increase later. Performance या response has been extinguished. Spontaneous recovery occurs. इसका नंबर 2 ही होगा। Incubation is occurring and performance will increase later. धीरे 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 आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी, वही आपका दिखाता है प्लेटिव पॉइंट। प्लेटिव जैसे प्लेटिव लेवल होता है, धीरे 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 चीज़ें बढ़ेंगी लर्निंग एक्टिविटीज़ में और लर्निंग कर्व के थ्रू, और फिर आपकी परफॉर्मेंस चाहे वो लर्निंग हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड, वो इंक्रीज कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज आर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? यूज वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल अलाउइंग individual group research. It is a program often includes use of community resource. Curriculum should be more flexible. ये सारे फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए। कुरिकुलम बच्चे के हिसाब से अब जैसे कि हो भी गया है, उसको मैं फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को चलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस स्टैंड्स फॉर, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वो किस चीज़ को स्टैंड्स के करता है बच्चों में?
The variation among individual in regard to continue affective abilities, the variations among individual in regard to cognitive ability, दिमागी एबिलिटी के हिसाब से या उनकी एबिलिटीज के हिसाब से, द वेरिएशन ऑफ डिविएशंस अमंग इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यही इसका रहेगा वेरिएशन। देखिए डेविएशन जो होती है बच्चे में, वेरिएशन डेविएशन कई कैरेक्टर्स को लेके, एक सिंगल कैरेक्टर हर बच्चे पे अलग बैठेगा या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और डिविएशंस वेरिएशन हर बच्चे पहले होंगे, वही इंडिविजुअल डिफरेंस बताती भी है और इसी के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस स्टैंड भी करता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी द ट्रू अबव पनिशमेंट, पनिशमेंट के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज इफेक्टिव एज मीन्स ऑफ एक्सटिंक्शन, इट इज inhibitory effect in short range and the general behavior tendency remain essential unchanged। ये इसका रहेगा कि किसी को पनिशमेंट देना, किसी को मारने से आप थोड़ी देर तक के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में या उसकी थॉट में चेंज ला सकते हो, इन जनरल उसकी कोई सोच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही सोचेगा। इसलिए किसी को मारने पीटने से ये पहले सोचे कि क्या हम इसे समझा के काम चला सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द law of effect suggests that in addition to practice there must be reinforcement, in addition to reformance there must be a reward, neither practice nor reward important for learning, practice alone produce learning। ये हमारा लॉ इफेक्ट जो है वो यही सजेस्ट करता है, इन एडिशन टू प्रैक्टिस देयर मस्ट बी रीइंफोर्मेंस, अपनी अंदरूनी ताकत भी होनी चाहिए प्रैक्टिस के साथ साथ। एस शेप जो कर्व है वो इंडिकेट क्या करता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एस शेप कर्व के बारे में, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फर्स्ट फ्यू ट्रायल्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर लर्निंग प्रोसेस, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ट्रायल्स या प्रायर फेमिलिटी विद द टास्क, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस जो एक एस शेप शुरू होता है, पहले कम से फिर ज़्यादा है, फिर बीच में कांस्टेंट और फिर वो बढ़ता जाएगा, यही लर्निंग प्रोसेस में इंडिकेट करता है एस शेप्ड कर्व। टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग पीपल द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, मैंने बहुत इस बात बोला है, करिकुलम फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कैरेक्टर्स में इसमें कौन सा नहीं है। एनकरेजिंग रोट नॉलेज, मतलब लिखे हुए को रट लो, उसे याद कर लो, वो ही नहीं है कैरेक्टरिस्टिक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। आदमी धीरे धीरे सीखे, कर कर के सीखे, रिपीटेटिव एक्शन ले, चाहे फिर लिख के भी समझे, पर रट्टू तोते की तरह सब कुछ ना रटे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ना ही उससे कुछ आगे जाके हेल्प हो पाएगी। आगे देखते हैं कि सेमेंडी बिहेवियर कोड्स, वंस इज नॉट बोर्न अ वुमन बट बिकम्स वन, द स्टेटमेंट इंडिकेट्स टूवर्ड्स। देखिए सिमन जो इसमें दिया है आपका साइमोनिडी बिहेवियर, ये क्या है, ये आपका ये है कि वंस लाइफ हैज़ वैल्यू सो लॉन्ग एज वंस एट्रीब्यूट्स वैल्यू ऑफ द लाइफ ऑफ द अदर बाय मीन्स ऑफ लव। हम कैसे एक की लाइफ दूसरे के थ्रू अच्छी बना सकते हैं, कैसे, उनको प्यार करके, उनकी बातों की वैल्यू रख के, दोस्ती के थ्रू और कंपैशन की तरह। जेंडर आइडेंटिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, वो तो है, जेंडर आइडेंटिटी की बात होती है इसमें कि कैसे हम अपनी एक की सोच, मतलब उनसे रिलेशनशिप, उनसे फ्रेंडशिप, उनकी बातें सुन के, इट इज़ नॉट अ स्टेबल ट्रेट, कईयों के लिए स्टेबल भी नहीं है, पर जेंडर टू जेंडर वेरी भी होता है ये, तो 1 और 2 दोनों पॉइंट इसमें कवर होंगे।
social constructionists are concerned primarily due to what truth function covering the inequalities inherent, not making visible to invisible social construct और ट्रुथ फंक्शन की इसमें बात होती है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में। लास्ट देखेंगे विच प्रैक्टिकल मेजर कैन बी बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के लिए कौन से प्रैक्टिकल मेजर है जो उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। टीचर शुड बी पे अटेंशन, बच्चे पे ध्यान देना। टीचर शुड कीप इन व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट और उन्हें ड्रिल एंगेज करे ड्रिल एक्टिविटीज और प्रैक्टिस में। साइज ऑफ द क्लास शुड बी स्मॉल। सारे के सारे ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? एक टीचर को हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि एक क्लास में कि कोने पे चुप बैठा है तो उसे वैसे ही छोड़ दे। दूसरा, ऐसे ड्रिल एक्टिविटीज़ कराएं या कुछ एक ऐसे प्रैक्टिसेस कराएं जिससे बच्चे एंगेज हो उन एक्टिविटीज़ में। क्लास का साइज़ इतना बड़ा ना हो कि बच्चों पे नज़र ही नहीं जा रही, उनके बारे में कुछ जान ही नहीं पा रहे। तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, सोच रहा हूँ, पर मुझे टॉपिक क्लियर करना था, ख़त्म करना था, तो आज हमने कर दिया। कई सारी चीज़ें इसमें सीखी जानी, कई सारी पुरानी भी थी इसमें। कुछ एक टॉपिक है जो मैं इसमें और आगे जाकर डिस्कस करूँगा, पर अब हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है वो वही थ्योरी पे स्टार्ट होगी जो कि जीन पियाजे की थ्योरी चल रही थी। अब अलग थ्योरीज आगे आगे आती रहेगी, हाइज डिलेमा वगैरह सारा उसमें डिस्कस करा जाएगा। उम्मीद करता हूँ फिर आपको आज की लंबी सी वीडियो थोड़ी तो अच्छी लगी हो। इसी के चलते यही आपसे वो है कि चैनल को आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपने इस चैनल को क्वालिफाई और टीईटी जिसके चलते आप देखेंगे आपका कि टीईटी पेपर कैसे क्लियर हो जाएगा। भाई इस टॉपिक पे 168 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं, और भी होंगे, आप मानिए और भी होंगे, एक एक टर्म क्लियर हो जाएगी। इसके चलते आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद रही आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।